Hello everyone. Today we are going to read chapter 5, the Vedic Age, history. Okay. With the arrival of Aryans during 1500 BC to 600 BC, India took a step forward from a pastoral nomadic life to a settled life. अब जैसे ही आर्यंस का यहाँ पे आना हुआ, उसके बाद में जो इंडियन लोग थे ना, उन्होंने नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी. ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस वॉज मेड पॉसिबल ड्यू टू सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी अब उनको ग्रेन्स इतने अमाउंट में मिलने लगे कि अब उनको इस तरह की जरूरत नहीं रहती थी कि अब वो मतलब सेटल्ड लाइफ जी सकते थे. अब उन्हें नोमैडिक लाइफ नहीं जीनी पड़ती थी. ओके. अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. The historians have divided the Vedic age into two periods. अब ये देखिए, इसको टू पीरियड में डिवाइड किया गया है. The early Vedic period and the later Vedic period. Okay? Later Vedic period and the early Vedic period. Why is this period called the Vedic age? क्यों इस पीरियड को वैदिक एज कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो 4 मेन वेदास हैं इसी पीरियड के अंदर लिखे गए. दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द वैदिक एज. ओके. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कम फ्रॉम द 4 वेदास. और इस पीरियड के जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं ना, वो आपको किससे मिले? 4 वेदास. तो हमारे 4 वेदास कौन से हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. दीज आर द 4 वेदास. These 4 Vedas gives a lot of information about the Aryans and their religion, society and culture. और ये जो 4 वेदा हैं आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? आर्यन, उनके रिलीजन, उनकी सोसाइटी और उनके कल्चर के बारे में. और सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेदा. हाँ, उसमें कितने हैं? मोर देन 1000 hymns. मोर देन 1000 hymns in praise of various god. बहुत सारे गॉड की प्रेज में बहुत सारे hymns, मोर देन 1000 hymns इसमें गाए गए हैं. ये किसने गाए हैं? These were composed by sages. संतों ने गाए हैं. The Vedas were written in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit that you learn in school. यानी जो संस्कृत वेदों के अंदर है और जो संस्कृत आप स्कूल में पढ़ते हैं वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या है? अर्लीस्ट वेदा आपका कौन सा है? ऋग्वेदा. इसमें मोर देन 1000 hymns हैं जिनको सेजेस ने कंपोज किया है. और ये कौन सी लैंग्वेज में है? ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत. वैदिक संस्कृत. यस. The early Vedic period, the advent of Aryan. It is generally believed that the Aryans were nomadic people. अब नॉर्मली ये कहा गया कि जो आर्यंस थे ना, नोमैडिक पीपल थे. वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे. जो कि कहाँ रहते थे? Who lived in Central Asia. They were mainly क्या करते थे? उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी? ऑक्यूपेशन क्या थी उनकी? कैटल रेयरिंग. और हमेशा ऑलवेज ऑन मूव, घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. और अराउंड 1500 BC द फर्स्ट सेटल्ड डाउन अराउंड द रीजन ऑफ पंजाब. और वो कब? अराउंड 1500 BC वो कब सेटल्ड हुए? रीजन ऑफ पंजाब के आसपास. They kept on coming in groups. The Aryan who came to India and settled down came to be known as the Indo-Aryan. अब वो ग्रुप्स में आते रहे और वहाँ पे सेटल्ड होते रहे. और जो आर्यंस इंडिया आए थे उनको क्या बोला गया? इंडो आर्यंस. ओके. इंडो आर्यंस. यस. अब उस समय लोगों की लाइफ कैसी थी? इनिशियली द आर्यन लिव्स इन द विलेजेस. सबसे पहले वो कहाँ रहते थे? विलेजेस. ठीक है. और जो विलेजेस में थे उनको क्या बोला जाता था? विलेजेस वर कॉल्ड ग्रामा. दे लिव्ड इन एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, जिसको कुला बोला जाता था. इसमें वो एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली में भी रहते थे जिसको कुला बोला जाता था. उसके अंदर उनके कौन कौन रहते थे? अंकल्स, आंट, नेफ्यू, कजन्स. द हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था? हेड ऑफ द फैमिली है सीनियर मेल मेंबर, जिसको गृहपति बोला जाता है. सीनियर मेल मेंबर. यस, गृहपति. वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड नो रिलीजियस सेरेमनी वाज कंप्लीटेड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन. अब यहाँ पे देखिए क्या चीज स्पेशल की गई है कि
वुमेन की पार्टिसिपेशन हर रिलीजियस सेरेमनी में कंपलसरी थी, यानी उनकी एक अच्छी पोजीशन थी उस समय। Many hymns of Rig Veda have been composed by women, indicating that some of them received good education. और जो बहुत सारे hymns हैं ऋग्वेदा के वुमेन ने कंपोज किए हैं और उसमें से कुछ तो बहुत अच्छी एजुकेशन भी देते हैं। There are no evidence of child marriage. अब उस वेद में चाइल्ड मैरिज और प्रैक्टिस ऑफ विडो रीमैरिज had been mentioned, और उस समय कोई भी ऐसी प्रैक्टिस मेंशन नहीं है, ठीक है। विडो रीमैरिज हैज बीन मेंशन और चाइल्ड मैरिज कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। वुमेन कुड अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज, और वुमेन क्या कर सकती थी, पॉलिटिकल असेंबलीज। तो ये सारी चीजें क्या शो करती है, पोजीशन ऑफ वुमेन, कि उस समय उनकी पोजीशन अच्छी थी, ऐसे ही नहीं थी। That women enjoy a good status in the society, तो वुमेन को एक अच्छा स्टेटस मिलता था सोसाइटी के अंदर। इंद्र was the most worshipped god in the Rigvedic period, while the later Vedic period another god Rudra became important. अब इंद्र थे जो वर्शिप किए जाते थे उस पीरियड में, और उसके बल्कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें रुद्र की ज्यादा पूजा की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो पॉलिटिकली आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स और जनास, ठीक है। ट्राइब्स और जनास में उनको डिवाइड किया जाता था। ईच ट्राइब वाज हेडेड बाय किंग कॉल्ड राजन, हर ट्राइब का एक हेड होता था जिसको राजा बोला जाता था। दिस वाज नॉट हेरिडिटरी पोजीशन, मतलब ये हेरिडिटरी पोजीशन नहीं थी कि हेरिडिटरी ट्रांसफर होती रही। द राजन वाज सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हिज ट्राइब, द किंग वाज प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। जो राजन था उसको कौन सिलेक्ट करता है, उसके ट्राइब के मेंबर ही सिलेक्ट करते थे, और किंग प्रोटेक्टर था अपनी ट्राइब का। ही प्रोटेक्टेड हिज कैटल, फॉट वार्स एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब। अब वो ही अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था और प्रेयर ऑफर करता था अपने ट्राइब के बिहाफ पे। सेनापति क्या था, इंचार्ज ऑफ द मिलिट्री, ठीक है। पुरोहिता को क्या मिलता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस ड्यूटीज। सेनापति को मिलिट्री का इंचार्ज बनाया गया, पुरोहित को मैनेजिंग रिलीजियस ड्यूटीज दी गई है। और मेंबर्स ऑफ द जना टू पार्ट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू टू पॉपुलर असेंबलीज। जो जना के मेंबर्स थे ना, 2 असेंबली के थ्रू डिसीजन लेते थे, सभा और समिति। अब इसमें कौन कौन लोग थे, सिलेक्टेड पीपल मे बी द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है। इसमें सिलेक्टेड लोग होते थे जो इसके अंदर थे। इन द बिगनिंग द किंग गॉट वॉलंटरी ऑफरिंग कॉल्ड बली फ्रॉम द पीपल ओनली व्हेन द आर्यंस वर फुली सेटल्ड एंड कुड प्रोड्यूस सरप्लस एग्रीकल्चर द रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एवोल्ड। पहले तो जो किंग था वो क्या करता था, बलि देते थे, फिर जैसे वो कंप्लीटली सेटल्ड हो गए फिर टैक्सेशन सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया। जो किंग था, the king did not maintain any regular or standing army, and in times of war he organized a people's army. जब वार के समय, मतलब पहले कोई प्री डिसाइड आर्मी नहीं थी, जब वार के समय आर्मी को मतलब सेलेक्ट किया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था। बट एज किंगडम्स became more powerful economically, gradually the regular standing armies were set up. अब जैसे जैसे किंगडम और ज्यादा इकोनॉमिकली सेटल्ड होते गए, बहुत ज्यादा ग्रो करते गए, तो रेगुलर आर्मी को भी सेटअप किया। ओके, अब मटेरियल लाइफ कैसी थी, कि क्या क्या काम करते थे, उनकी ऑक्यूपेशंस कैसी थी। यहाँ पे देखिए, व्हाट वर द ऑक्यूपेशंस, कारपेंट्री, चैरियट मेकिंग, वीविंग, पॉटरी, लेदर वर्क, ये उनकी मेन ऑक्यूपेशन। और मेटल कौन सी यूज होती थी, कॉपर। कॉपर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय द वैदिक पीपल, फर्स्ट मेटल थी टू बी यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। और वुमेन क्या करती थी, वीविंग, वीविंग वाज मेनली डन बाय वुमेन। अब आर्यंस थे, डिफरेंट टाइप्स की भी पॉटरी करते थे, जिसमें कौन कौन सी आती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, और पेंटेड ग्रेवेयर जो कि बहुत फेमस थी, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। अब इसमें देखिए, मोस्ट फेमस वाज द पेंटेड ग्रेव, जो उनसे दूसरी पॉटरी से अलग थी।
बाउल्स और डिशेस भी बहुत सारे मिले हैं जब एग्जावेशन हुए हैं, इनके मटेरियल के बने हुए। दे वर यूज्ड फॉर रिचुअल्स, रीति रिवाजों के टाइम पे इनको यूज किया जाता था, या फिर डोमेस्टिक पर्पस में इनको यूज किया जाता था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, अब देखिए एंड ऑफ द वैदिक पीरियड अ न्यू मेटल, कौन सी थी? आयरन, वॉट डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस। अब एक और नई मेटल, पहले तो कॉपर थी, उसके बाद आयरन ने एक नई मेटल और डिस्कवर कर दी, वो क्या थी? आयरन। आयरन। अब आयरन को वो किस में यूज कर रहे थे? देखिए Excavation show that iron weapons such as कौन कौन से arrowheads, spearheads and iron axe were in use, ये चीजें यूज होती थी। Iron was a strong metal than copper or bronze। आयरन कंपैरेटिवली कॉपर और ब्रॉन्ज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और किस लिए यूज होती थी? क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड मेकिंग वेपन्स ऑफ वॉर, इसमें यूज होती थी आयरन, जो कि उन्होंने डिस्कवर की थी। उस टाइम पे मेटल वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया था। अब सोशल डिवीजन देखेंगे हम इनका कैसा था। In the Rig Vedic period, differences based on occupations were started। अब differences based on occupation, यानी occupation में भी differences शुरू हो गए थे, यानी जो काम करता है उस पे उनका आपस में काफी भेदभाव होने शुरू हो गए थे। Priests, scholars और टीचर्स, उनको क्या बोला जाता था? ब्राह्मण्स। और जो वैरियर और एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते थे या वॉरियर थे, उनको क्या बोला जाता था? क्षत्रियास। ठीक है। द कॉमन पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन सच एज एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड वर कॉल्ड द वैश्यास। और जो आम आदमी थे जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट में इन्वॉल्व होते थे, वो थे वैश्यास। और लोएस्ट रैंक सबसे ज्यादा किसका था? शूद्रास। ठीक है। उनकी ड्यूटी क्या थी? वॉज टू सर्व द अपर कास्ट। उनकी ड्यूटी थी कि उनको अपर कास्ट को सर्व करना है। अब जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है ना, वो वर्णाश्रम पे बेस्ड है। ठीक है। तो इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो अपर कास्ट थे, क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, और जो वैश्य थे वो ट्रेड को देखते थे, और शूद्र थे वो सर्विस का काम करते थे, मतलब सर्व करते थे बाकी ग्रुप्स के लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, और जो शूद्रास थे ना, उनको मीनियल जॉब्स करनी पड़ती थी, यानी नीचे दर्जे की जॉब करनी थी। पीपल स्टिल हैड द फ्रीडम टू चूज देयर ऑक्यूपेशंस। Hymns from Rigveda say, I am a poet, my father is a physician, and my mother is a grinder, earning livelihood through different means will live together. From this hymn, it seems that within a family, people choose different occupations. अब देखो, लेकिन इन सब वर्णों के बाद भी लोग अपनी ऑक्यूपेशंस को चूज कर सकते थे। अब यहाँ पे इस हाइम में जो बताया गया, ऋग्वेदा में कहा है कि मैं पॉइट हूँ, मेरे पिताजी फिजिशियन है और मेरी मदर ग्राइंडर है, और फिर भी हम सब के डिफरेंट मीन्स हैं, मतलब ऑक्यूपेशन के, लेकिन फिर भी हम सब साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ये शो करता है कि लोग अपने जो ऑक्यूपेशन है उनको चूज कर सकते थे। अब रिलीजियस बिलीफ क्या था उनके? अब आर्यन क्या करते थे? लाइक ऑल द एंशियंट पीपल, आर्यन वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक अग्नि। अग्नि को क्या बोला जाता था? द फायर गॉड। और सूर्य को द सन गॉड, वरुण को द वाटर गॉड, और इंद्र को द गॉड ऑफ वार एंड। ये थे उनके गॉड जिनकी वो पूजा करते थे। और आर्यन क्या करते थे? प्रेयर करते थे और सेक्रीफाइसेस भी देते थे। पहले स्टार्टिंग टाइम पे कुछ ही रिचुअल्स थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे वो सेटल्ड होते थे तो उन्होंने उन रिचुअल्स को और कॉम्प्लेक्स कर दिया।
और ज्यादा वो यज्ञ करने लगे, प्रेयर्स ऑफरिंग करने लगे, सेक्रीफाइस करने लगे. सेक्रीफाइसेस बिकेम एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव भी हो गई क्योंकि वो सेटल्ड हो गए. अब उनको इतनी परवाह नहीं थी कि एक्सपेंसिव है या नहीं है. नाउ न्यू गॉड लाइक ब्रह्मा एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, विष्णु एज द प्रिजर्वर एंड शिवा एज द डिस्ट्रॉयर बिकेम प्रोमिनेंट. अब ये हो गए. फिर उसके बाद में ब्रह्मा को क्रिएटर के रूप में पूजा जाने लगा, विष्णु को प्रिजर्वर के रूप में पूजा जाने लगा और शिवा को डिस्ट्रॉयर के रूप में पूजा जाने लगा. और फिर जो किंग थे वो क्या करने लगे? began to perform large community sacrifice. The priest who performed these rituals received many offerings. और जो priest इन rituals को perform करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा इनाम मिलने लगा, like cars मिलने लगी, horses, gold, cloth. और अब priest के पास क्या हो गई? Tremendous power and prestige. यानी उनकी पहुंच हो गई, उनकी बहुत पूछ होने लगी सोसाइटी के अंदर. अब लेटर वैदिक पीरियड हमने अभी पढ़ा, अर्ली वैदिक पीरियड, अ टाइम ऑफ चेंज एंड ट्रेडिशन. दिस पीरियड इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर 3 लेटर वेदास, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. दीज वेदास वर रिटन आफ्टर ऋग्वेद. सबसे पुराना वेद आपको पता है ऋग्वेद है. उसके बाद में 3 वेदा लिखे गए, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा. ये सारे वेद ऋग्वेदा के बाद लिखे गए. ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अदर बुक्स लाइक द उपनिषद और अरण्यक और पुराणास वर ऑल्सो प्रोड्यूस. ये भी बुक्स लिखी जाने लगी उस पीरियड के बाद में. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम ऑफ पीपल. और ये जो बुक्स हैं हमें उस टाइम की सोसाइटी के लोगों के, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगने लगा. द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन महाभारत आर बिलीव टू हैव टेकन प्लेस टुवर्ड द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. यानी जो महाभारत में जो इवेंट्स ली गई हैं वो कब है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड से ली गई जो इवेंट्स हैं महाभारत. और इस पीरियड को क्या बोला जाने लगा? इस पीरियड को और क्या कहा जाने लगा? एपिक एज. एपिक एज मतलब ग्रंथ की रचना का पीरियड. अब यहाँ पे देखिए, बेटर टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अदर क्राफ्ट्स में. अब उनके पास इन द लेटर वैदिक पीरियड विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 1000 to 600 BC. और लेटर पीरियड जो कि एक्सटेंड कहाँ से हुआ? 1000 से लेके 600 BC तक. आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब. पहले देखिए पंजाब में आए थे ना सबसे पहले, फिर पंजाब से लेके होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक चले गए. By the end of the period, the Vedic people learned to use of iron weapons and horse-drawn chariots. अब इस लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते उन्होंने हॉर्स ड्रॉन चैरियट यानी रथ चलाने सीख लिए थे उनका, और आयरन के वेपन यूज करने सीख लिए थे. इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट्स. बेटर टूल्स एनेबल्ड देम टू हैव बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब देखिए जब उन्होंने आयरन को इन्वेंट कर लिया, अब उससे वो ज़्यादा बेटर टूल्स बनाने लगे. उस बेटर टूल से वो एग्रीकल्चर में उसको यूज़ करने लगे, जिससे क्या उनका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया. प्रोडक्शन बढ़ा, उनकी लाइफ ज़्यादा सेटल्ड हुई. अब कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होने लगी? देखिए, बार्ले, राइस, वीट वर द चीफ क्रॉप्स प्रोड्यूस बाय द आर्यंस. अब ये जो क्रॉप्स थी, बार्ले, राइस और वीट, ये चीफ क्रॉप्स थी. और दिस पीरियड विटनेस द राइज ऑफ ए वैरायटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. अब ये जो पीरियड था आर्ट एंड क्राफ्ट का भी राइजिंग पीरियड था, उसमें भी उन्होंने बहुत वैरायटी लानी शुरू कर दी. वीविंग, लेदर वर्क, पॉटरी, कारपेंट्री, उसमें भी बहुत प्रोग्रेस होने लगी. एंड पेंटेड ग्रे वेयर वॉज द मोस्ट पॉपुलर पॉटरी. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रे पॉटरी थी वो बहुत ही फेमस थी उस वक्त लेटर वैदिक पीरियड. अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखिए, The king became more powerful in the later Vedic period. अब किंग के पास क्या थी? More powerful था लेटर वैदिक पीरियड में. The importance of सभा and समिति declined. सभा और समिति की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई. पहले उस टाइम में अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति थी जिसमें एल्डर मेंबर्स ऑफ द विलेज वो असेंबल होके डिसीजन लिया करते थे. लेकिन इसमें क्या था? सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस थी वो खत्म हो गई. अब किंग हो गया पावरफुल. ग्रेजुअली किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी. अब
पहले हेरिडिटरी नहीं थी, फिर धीरे धीरे किंगशिप हेरिडिटरी हो गई। एंड द क्राउन जनरली पास्ड इनटू द एल्डेस्ट सन, और क्राउन किसके पास चला जाने लगा? एल्डेस्ट सन के पास, यानी राजा के बाद में उसका बड़ा बेटा ही उसकी उस पे बैठेगा गद्दी पे। The king's influence was strengthened by rituals and sacrifice like Rajasuya and Ashwamedh or Yajna. अब किंग का जो राजा था बहुत सारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइस करके अपनी पावर को और इंक्रीज करता है। वो किस तरह के यज्ञ करने लग गया? अश्वमेध यज्ञ और राजसूया। ऑल दीज रिचुअल इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग। इससे क्या हो गया? राजा की पावर और प्रेस्टीज बढ़ने लगी। ग्रेजुअली द किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। अब धीरे धीरे किंग ने टैक्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, विच फर्दर स्ट्रेंथ हिज पावर। अब टैक्स आने शुरू हो गए तो उसकी पावर और बढ़ने लगी, उसके पास तो इकोनॉमी बढ़ने लगी ना, उसकी पोजीशन बढ़ने लगी। बट इवन इन द लेटर वैदिक पीरियड द किंग्स डिड नॉट हैव अ रेगुलर आर्मी, और लेटर वैदिक पीरियड में उनके पास रेगुलर आर्मी नहीं थी। दे स्टिल हैड टू डिपेंड ऑन देयर क्लैन इन टाइम ऑफ वॉर, और उनको अगर वॉर का पीरियड आ भी जाता तो उनको अपने क्लैन पे डिपेंडेंट होना पड़ता, उस समय उनको आर्मी की जरूरत पड़ती। अब ये देखिए अश्वमेध यज्ञ में द फ्री हॉर्स गार्डेड बाय किंग्स मैन। अश्वमेध यज्ञ में ये हॉर्स को छोड़ देते हैं। In the later Vedic period, killing or harming cow was prohibited, but meat of sheep and goat was eaten. अब उस पीरियड में काऊ को हार्म करना मना था, लेकिन शीप और गोट का मीट था जो खाया जाता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टाइम पे क्या हो गया? By this time, वर्ण सिस्टम had been hereditary. अब पहले वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, इस टाइम पे आके हेरिडिटरी हो गया। Now वर्ण was fixed according to one's birth. अब वर्ण किसके कैसे था? According to birth. A person's varna determined his profession, social and economic status. किसी भी इंसान का जो वर्ण था उसके क्या बताता था? उसका प्रोफेशन, उसके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को बताता था। और जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड थे सोसाइटी के। जब वो पूजा के या स्पिरिचुअल जो भी चीजें हैं वो सारे काम उनके, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज करनी है, वो सारे ब्राह्मणों के अंदर आते थे। ऑल रिलीजियस सेरेमनीज वर परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स। अभी मैंने आपको बताया कि सारी सेरेमनीज कौन करेंगे? ब्राह्मण्स करेंगे। दे वर आल्सो द टीचर्स, गुरुज एंड स्कॉलर्स। अब वो क्या थे? उसके अंदर कौन कौन आते थे? टीचर्स, गुरु और स्कॉलर्स आते थे। Thus both religion and education were controlled by them. अब उनका तो पोजीशन हाई थी, इस तरह से रिलीजन और एजुकेशन दोनों के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया ब्राह्मण। ठीक है, रिलीजन एंड एजुकेशन कंट्रोल बाय। जो क्षत्रिय थे वर द वॉरियर्स एंड सुपरवाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। वो वॉरियर्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन कैसे चलाना है उसको सुपरवाइज करते थे। उसका सारी देख रेख करना, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है उसकी देख रेख करना उनके अंडर था। और जो वैश्य थे वो क्या करते थे? लुक्ड आफ्टर एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड ट्रेड। उनका ध्यान था एग्रीकल्चर पे, क्राफ्ट पे और ट्रेड पे। ये सारे व्यापार के काम वो सारे वैश्यास के अंडर थे। और शूद्रास वर एट द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड हैड टू सर्व द अदर वर्नर्स। अब शूद्र थे, मैंने आपको बताया कि उनकी सोसाइटी में लो पोजीशन थी, उनको बाकी अदर जो 3 वर्नर्स हैं उनको सर्व करना पड़ता, उनको अपनी सर्विसेज उनको देनी पड़ती। एज द वर्नर सिस्टम became hereditary, it led to the exploitation of the शूद्रास। अब जो वर्ण सिस्टम था ना वो हेरिडिटरी था, उससे क्या हुआ कि मतलब जो शूद्रास थे उनकी पोजीशन वो एक्सप्लॉइट होने शुरू हो गई, उनकी पोजीशन गिरती जाने लगी। वो वर परमानेंटली गिवन ए डिग्रेडेड पोजीशन इन द सोसाइटी। उनको सोसाइटी के अंदर एक परमानेंटली डिग्रेड पोजीशन मतलब निचले दर के हो गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वी फाइंड द मेंशन ऑफ 4 आश्रम्स। अब एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड के मतलब एंड होते होते हमको 4 आश्रम्स मिल गए। These were the 4 stages in the long journey of a man's life according to the Vedic tradition। और ये 4 stages थी मैंस की लाइफ की वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। 4 स्टेजेस थी, ब्राह्मण, वैश्य,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मचर्य और द स्टूडेंट लाइफ, गृहस्था और द लाइफ और हाउस होल्डर फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैमिली लाइफ। ब्रह्मचर्य है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट लाइफ है, और गृहस्थ की लाइफ है, एक घर चलाने वाले इंसान की लाइफ है जिसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। और वानप्रस्था इज द फेज ऑफ वंस लाइफ इन विच अ मैन स्लोली डिटैचेस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फैमिली ड्यूटीज। अब ये जो वानप्रस्था कैसा फेज है लाइफ का, जिसमें एक धीरे धीरे एक आदमी अपने आप को अपनी फैमिली ड्यूटीज से क्या करता है, डिटैच कर देता है, और अपने आप को अलग करता है, एंड पासेस देम ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और उन ड्यूटीज को अपनी अगली जनरेशन को पास कर देता है, और स्टार्ट अडॉप्टिंग द लाइफ ऑफ हर्मिट, और संत का जीवन शुरू करता है जीना। धीरे धीरे उसने, जैसे पिता ने अपने पुत्र को धीरे धीरे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, और वो धीरे धीरे अपने जीवन से अपनी जो चीज़ों के साथ अपना कनेक्शन धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है, और हर्मिट का जीवन जीना शुरू करते हैं। दिस लाइफ इज कॉल्ड वानप्रस्थ। और संन्यास में क्या है, द लास्ट स्टेज of man's life when he gives up all worldly pleasures and often retired of the forest and fully devoted himself to the meditation and prayer। ये लास्ट स्टेज थी जिसमें वो फॉरेस्ट में चला जाता है और अपने आप को मेडिटेशन और प्रेयर में डिवोट कर देता है। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक करेंगे।